शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इसकी हवा नहीं लगती। आवाज गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बातें मत करो, ओके? बातें लास्ट में हमने स्टार्ट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स को एक और नाम से पुकारते हैं, हमेशा याद रखना, एंजियोस्पर्म्स। क्लियर? नेक्स्ट हमने बात किया था कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, और वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है फ्लावर। क्लियर? फ्लावर की मदद से ये लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। फिर मैंने तुम्हें बताया था फ्लावर के टाइप्स। फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है, फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि जिसके अंदर सिंगल पेरेंट लोकेट होगा, या वो फ्लावर स्टेमिनेट होगा या तो वो फ्लावर पिस्टिलेट होगा। मतलब या तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलेगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलेगा। वहीं दूसरा टाइप का फ्लावर बताया था मैंने बाइसेक्सुअल, जिसके अंदर मेल भी प्रेजेंट होता है, फीमेल भी प्रेजेंट होता है। क्लियर? स्टेमेंस भी होते हैं एज वेल एज पिस्टिल भी होते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? फिर हमने डिस्कस किया था फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स। बताओ मोनिका, क्या क्या पार्ट्स थे फ्लावर के? हाँ, स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल, फ्लावर के स्टिल के नहीं, गाइनोसियम, हाँ, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, सेपल, पेटल्स, हाँ, गाइनोसियम, सेपल, पेटल, थैलेमस, सेपल्स, पेटल्स, और क्या होता है? थैलेमस। एक और कुछ बच रहा है क्या? पिस्टिल तो यही है, गाइनोसियम को पिस्टिल कहते हैं और स्टेमिन को एंड्रोसियम कहते हैं। ठीक है? नहीं, कार्पेल ही पिस्टिल है, पिस्टिल ही गाइनोसियम है। एक और बच रहा है, पिटियोल। बताया था पिटियोल, लास्ट में लिखा है ना। ये फ्लावर होता है ना, फ्लावर की जो डंडी होती है इसे कहते हैं पिटियोल। नहीं, पेडिसल नहीं होता, ये पिटियोल ही होता है। पेडिसल इसके बगल के हिस्से को कहते हैं, बस इतने से हिस्से। यहाँ पर छोटी छोटी पत्तियां निकलती हैं ब्रैक्ट्स वाली। क्लियर? ब्रैक्ट्स वाली पत्तियां होती हैं ऐसे, उसकी वजह से हम फ्लावर को ब्रैक्टेड और ई ब्रैक्टेड कहते हैं। अगर प्रेजेंट होती है ये छोटी छोटी पत्तियां तो ब्रैक्टेड फ्लावर होता है, और नहीं होती है तो ई ब्रैक्टेड कहते हैं। क्लियर? आगे बात करते हैं हम। तो लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? और बताओ। फ्लावर के बाद हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ स्टेमेंस, या मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ना था। तो बताएगा मुझे कोई स्टेमेंस के कितने पार्ट हैं? 2। बताओ 2 पार्ट। कौन कौन से 3 पार्ट हैं? एंथर और 3 कौन बोल रहा था? तो देखो स्टेमिन के 2 पार्ट्स हैं। देखो एंथर और फिलामेंट। अर्पित, फिलामेंट का क्या काम होता है? ऊपर एंथर होता है, नीचे फिलामेंट। हाँ, मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम। तो इसका बस इतना से ही काम, और ज्यादा काम नहीं। मेन काम किसका है? एंथर का। जैसे ये है स्टेमिन, और स्टेमिन में ऊपर वाला पार्ट है एंथर, नीचे वाला पार्ट है फिलामेंट। क्लियर है कि नहीं? यस सर। फिर हमने पढ़ा था एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन, याद है किसी को? यस सर। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। एंथर को बीच में से काट दिया था हमने, फिर उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था। क्या कहते हैं उस ट्रांसवर्स सेक्शन को?
टेट्रास्पोरेंजिएट और सर भाई लोग बाइलोब, और भी तो कुछ कहते हैं। ट्राइगोनल टेट्रागोनल। टेट्रा ऐसे कुछ है ना। यस सर यस सर तो मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। चार क्लियर। कितने लोब्स है इसके पास? दो लोब, दो है, एक इधर एक इधर, हां भाई ठीक है। चार कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर्स को हमने नाम दिया था थीका। बायो मतलब बुक में इनको थीका नाम दिया है, हमने इन्हें कॉर्नर्स कहा था। ये बाइलोब स्ट्रक्चर्स में 4 डिफरेंट कॉर्नर्स होते हैं, इनको थीका कहते हैं। क्या कहते हैं? हर एक थीका के अंदर एक स्पोरेंजियम होता है। क्या होता है? स्पोरेंजियम का मतलब हाँ, जिसमें स्पोर्स बॉन्ड होते हैं। फिर मैंने बताया था कि इस स्पोरेंजियम को चारों तरफ से लेयर्स ने कवर करके रखा हुआ है। सबसे पहली लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस। उसके बाद एंडोडर्मिस। फिर कौन सी है? मिडिल लेयर। अब इन तीनों का काम क्या है? प्रोटेक्शन, बचाव करना। किससे? हाँ, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर, झटका वगैरह आता है उससे। दूसरा फंक्शन हाँ डेहिसेंस। डेहिसेंस में हेल्प करना। डेहिसेंस का मतलब हाँ फूटना। जब पोलर ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं तो उन्हें बाहर निकलना होता है, तो उस समय ये तीनों लेयर अपने आप को फोड़ लेती हैं। नेक्स्ट इसके जस्ट चिपकी एक लेयर होती है, इसका नाम क्या है? नलपेटम, टेपेटम। क्लियर। इसका काम क्या होता है? अब ये जो स्पोरेंजियम है इसके अंदर कौन बैठा होता है? स्पोर मदर सेल, या फिर बहुत अच्छा नाम इसका होता है पॉलन मदर सेल। या तो कहो पॉलन मदर सेल या कहो माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये शब्द लगाना बहुत जरूरी है। माइक्रोस्पोर, माइक्रो मींस छोटा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या प्लॉइडी है इसकी? 2n। तो अगर इसे स्पोर्स बनाने, इसे गैमीट बनाने हैं, एक्चुअली पोलन ग्रेन्स आर द गैमीट्स। पता है ना आपको कि फ्लावर के अंदर जो गैमीट्स होते हैं वो पोलन ग्रेन्स ही तो होते हैं। क्लियर। एंड गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर। गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, जबकि जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होता है। ठीक है। तो गैमीट्स बनाने के लिए इस 2n को क्या करना पड़ेगा? माइटोसिस नहीं, मियोसिस। नहीं, मियोसिस क्योंकि रिडक्शन डिवीजन करेगा भाई, 2n से n में कन्वर्ट होगा, तो क्या करेगा? मियोसिस। तो मियोसिस करने से कितने स्ट्रक्चर्स बनते हैं? 4। इस कंडीशन को हमने क्या नाम दिया था? टेट्राड। एक बार में 4 बन रहे हैं ना, जिसको हमने टेट्राड कंडीशन कहा था। क्या कहा था? टेट्राड कंडीशन। मैंने इस पे एक क्वेश्चन भी कराया था कि सपोज करो अगर तुमको 126 या 120 मान लेते हैं, 120 पोलन ग्रेन्स फॉर्म करने हैं, तो तुम्हें कितनी बार डिवीजन करना पड़ेगा? 30 बार करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, क्योंकि एक बार डिवीजन करने पे 4 बनते हैं, तो 30 बार डिवीजन करोगे तो 120 बनेंगे, है कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ये मैंने 11th में भी कराया है तुम लोगों को सेल डिवीजन के टाइम पर, और ये क्वेश्चन इस चैप्टर में से 100% आता है। ठीक है, 2 नंबर का। क्लियर? 2 नंबर में आएगा। और ये नहीं पूछेगा अकेले इसका मेल का, वो पूछेगा जाइगोट के लिए। वो बोलेगा कि हमें इतने जाइगोट बनाने हैं तो कितनी बार सेल डिवीजन करना होगा। तब तुम बताओगे कि एक बार में 4 तो यहाँ बनते हैं, लेकिन फीमेल में कुछ उल्टा होता है। फीमेल में एक बार में एक ही बचेगा। उसके बारे में बताऊंगा, ये बात मैं कर चुका हूँ वैसे 11th क्लास में। आज उसी के ऊपर बातचीत करनी है। तो ये तो कल की बातें थी।
छोड़ो कल की बात है, कल की बात नए सिरे से शुरू करते हैं नए काम। आज हमें पढ़ना है पॉलन ग्रेन के बारे में। पॉलन ग्रेन बना तो लिया था हमने, अब पॉलन ग्रेन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ये तो रिकैप था, जिसको भी समझ में ना आया हो ज्यादातर वीडियो लेक्चर्स को जरूर देखें। इधर आ जाओ, अब हमें पढ़ना है पॉलन ग्रेन। पॉलन तो पॉलन ग्रेन को हमने किस प्रोसेस से बनाया? मियोसिस से बनाया। सर मियोसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस थी जिससे हमने पॉलन ग्रेन को फॉर्म किया। क्लियर है बात? अब पॉलन ग्रेन लगभग स्फेरिकल शेप में होता है। कैसे शेप में होता है? इसको लिख लो, प्रोसेस टू फॉर्म पॉलन ग्रेन इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो जो पॉलन ग्रेन होता है कैसे शेप का होता है? स्फेरिकल। देखो मेरी बात सुनो, राउंड शेप का एक 2D शेप है, जबकि स्फेरिकल शेप एक 3D शेप है। तो पॉलन ग्रेन अगर पकड़ोगे ना तो हम हाथ से छू सकते हो उसे, इसलिए उसको स्फेरिकल बोलते हैं। स्फेरिकल इन शेप। ये कुछ विशेषताएं हैं पॉलन ग्रेन के बारे में। इसका 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक डायमीटर रहता है। डायमीटर ऑफ पॉलन ग्रेन अप्रॉक्स 25 to 30 सेंटीमीटर। कुछ चीजों को ज्यादा दिमाग पे देना नहीं। 30 सेंटीमीटर मिलीमीटर में होगा। 25 to 30 मिलीमीटर में लिख लो। नेक्स्ट सीखो। माइक्रोमीटर सही हाँ सही है। माइक्रोमीटर लिखो। एक माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 to the power -6। अरे ये बता रहा हूँ मैं कि जो डायमीटर होता है ना पॉलन ग्रेन का, वो लगभग 25 into 30 माइक्रोमीटर्स का होता है। क्लियर? ये इसका डायमीटर होता है। ये स्फेरिकल शेप का होता है। स्फेरिकल शेप का है और इसका डायमीटर लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर का माइक्रोमीटर का होता है। अब इधर सुन लो मेरी बात, ये वो डाटा है जो तुम्हें किसी काम में ज़्यादातर आएंगे नहीं, क्योंकि ये बायोलॉजिकल डाटा नहीं है, ये फिजिकल ट्रेट है बस। अब जो काम की चीज़ है वो उसको सुन लेते हैं। इट हैज आउटर कवरिंग। पॉलन ग्रेन के ऊपर आउटर कवरिंग होती है। इट हैज आउटर कवरिंग ऑफ लेयर। इसके पास आउटर कवरिंग लेयर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलन ग्रेन्स की जो आउटर कवरिंग लेयर्स है, इन पे कई बार क्वेश्चंस आए हैं। क्लियर? तो इनके मामले में थोड़ा सा सीरियस है ना कि इनका लेयर कैसा और कहाँ का होता है। पहले लिख लेते हैं पॉलन ग्रेन के बारे में कुछ बातें। लिख लो यार, पहले लिख लो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। लिख लो तो कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, हाँ, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ the process of formation of pollen grains. The process of formation of pollen grains from
from pollen mother cells, from pollen mother cells, pollen grains को बनाना pollen mother cell से is called microsporogenesis. इस प्रोसेस को कहते हैं हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे माइक्रोस्पोर्स आर अरेंज्ड एज. नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे माइक्रोस्पोर्स आर अरेंज्ड एज. माइक्रोस्पोर्स आर अरेंज्ड एज. माइक्रोस्पोर को अरेंज किया गया है. माइक्रोस्पोर्स आर अरेंज्ड एज टेट्राड. किस कंडीशन में अरेंज रहते हैं? चार चार बनते रहते हैं ना, इसीलिए उसको कहते हैं माइक्रोस्पोर्स आर अरेंज्ड एज टेट्राड. क्लियर? नेक्स्ट लिखेंगे हम पॉलन ग्रेन. हेडिंग बनाओ पॉलन ग्रेन. नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे हम पॉलन ग्रेन. और पॉलन ग्रेन के अंदर लिखेंगे, लिखो अर्पित, पॉलन ग्रेन. Pollen grains are the male gametophyte. Pollen grains are male gametophyte. Pollen grains are male gametophyte in flowering plants. Flowering plants में जो male gametophyte है वो है pollen grains. नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, इसी के नीचे सब हेडिंग बनाना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन के बारे में कुछ विशेषताएं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलन ग्रेन. फर्स्ट कैरेक्टर लिखना, इट इज स्फेरिकल इन शेप. पॉलन ग्रेन इज स्फेरिकल इन शेप. It is spherical in shape. Pollen grain spherical shape में होता है. Spherical in shape. Next point में लिखना, its diameter is around 25 to 30 micrometers. 30 माइक्रोमीटर्स. माइक्रो ऐसे लिखते हैं, माइक्रोमीटर. ठीक है, माइक्रो का साइन है. 25 to 30 माइक्रोमीटर्स. नेक्स्ट पॉइंट, pollen grains are surrounded by outer covering layer. pollen grain के ऊपर एक outer covering layer चढ़ी होती है which is known as, किसी को पता है क्या? which is known as sporoderm. pollen grain के ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है, उस लेयर का नाम होता है स्पोरोडर्म. क्लियर? pollen grain is surrounded by an outer covering layer which is known as sporoderm. इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. क्लियर है बात? नेक्स्ट पढ़ेंगे स्पोरोडर्म इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट लेयर्स. इसी के नीचे पॉइंट लिखना, स्पोरोडर्म इज डिवाइडेड इनटू, ये एक लेयर दो अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड है. स्पोरोडर्म इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट लेयर्स. स्पोरोडर्म इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट लेयर्स. तो देखो, अगर ये पॉलन ग्रेन है और इस पॉलन ग्रेन के ऊपर स्पोरोडर्म नाम की लेयर चढ़ी हुई है. अब ये जो स्पोरोडर्म है ना, ये दो भागों में डिवाइडेड है, दो हिस्सों में डिवाइडेड है. एक तो बाहर का हिस्सा होता है
आउटर और एक अंदर का हिस्सा है। बातें नहीं करो। देखो स्पोरोडर्म के दो हिस्से हैं, बाहर वाले हिस्से को कहते हैं एक्साइन, क्या कहते हैं, और अंदर वाले हिस्से को कहते हैं इंटाइन। तुम लोग ऐसे याद रख सकते हो, EX मतलब एक्सिट, एक्सिट बाहर जाने के लिए होता है, IN इंटर अंदर की तरफ, इन इधर देख लो, इधर IN मींस इन अंदर, EX एग्जिट बाहर। तो बाहर वाली लेयर को नाम दिया है एक्साइन, अंदर वाली लेयर को नाम दिया है इंटाइन। अब एक्साइन जो लेयर होती है, सुन लो मेरी बात ध्यान से, एक्साइन जो लेयर होती है ये मिलकर बनी होती है स्पोरोपोलेनिन से। किससे मिलकर बनी है? स्पोरोपोलेनिन। क्या था स्पोरोडर्म? स्पोरोडर्म के दो लेयर्स में डिवाइड करके एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन मिलकर बनी हुई है स्पोरोपोलेनिन से। ये एक सब्सटेंस है, क्या है? बायोकेमिकल सब्सटेंस है जिसको आज तक कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर पाया है। ठीक है, दुनिया का सबसे हार्डेस्ट लेयर है, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछ भी ले व्हाट इज द हार्डेस्ट बायोकेमिकल सब्सटेंस, स्पोरोपोलेनिन, जिसे आज तक दुनिया का कोई भी बायोकेमिकल एंजाइम डिग्रेड नहीं कर पाया। किसी भी एंजाइम ने इसको तोड़ने की हिम्मत नहीं आ पाई है। क्लियर? याद रखना स्पोरोपोलेनिन इज द वर्ल्ड्स हार्डेस्ट, दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, लेयर सब्सटेंस है, which is not even degraded by any enzyme ever, जिसको आज तक किसी भी एंजाइम ने डिग्रेड नहीं कर पाया, which is not degraded, डिग्रेडेड का मतलब होता है खराब कर पाना, तोड़ पाना। क्लियर? डिग्रेडेड बाय एनी एंजाइम एवर, एवर बोल रहे हैं आज तक के लिए। ये जो एवर लिखा है ना, ये बता रहा है आज तक भी कोई भी स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड नहीं कर पाया। अब मेरी बात सुनना, एक सेकंड रुकना मोनिका। ये जो स्पोरोपोलेनिन होता है ना, एक्साइन वाला, ये पूरी पोलन ग्रेन को चारों तरफ से तो कवर कर लेता है, बट एक जगह रह जाती है, नीचे की तरफ एक जगह फंस जाती है, ये जगह ही छूट जाती है। अब इसका रीजन हम समझेंगे जब हम फर्टिलाइजेशन करेंगे। क्योंकि ध्यान से देखो, अगर ये लेयर टूटेगी नहीं तो इसके अंदर जो गैमीट बैठा हुआ है, न्यूक्लियस बैठा हुआ है, वो न्यूक्लियस बाहर कैसे निकलेगा? फ्यूजन करते हैं ना, तो फ्यूजन करते समय न्यूक्लियस ही तो बाहर जाता है फ्यूज करने। तो जब तक ये बाहर की लेयर टूटेगी नहीं तब तक वो निकलेगा कैसे? इसीलिए पोलन ग्रेन में एक ऐसा पार्ट होता है जहां से ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, और एंजाइम के प्रेजेंट ना होने से यहाँ का न्यूक्लियस आसानी से इस जगह से बाहर निकल आता है। आगे लिखेंगे हम, बना दो, इसका नाम भी लिख लो, इसका नाम है जर्म पोर, इसका नाम है जर्म पोर। कई बार ऐसा पूछा गया है, नेम द प्लेस वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, उस जगह का नाम बताओ जहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होती है, तो बताना पड़ेगा जर्म पोर। क्लियर बात?
क्योंकि चारों तरफ से पॉलन ग्रेन प्रोटेक्टेड है, सिर्फ एक ही जगह ऐसी है जहां से उसको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है, और वो है जर्मपोर। इसको जर्मपोर नाम इसीलिए दिया है क्योंकि यहां से जर्मिनेशन होता है। क्या होता है? जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है मैं अभी आगे बताने वाला हूं। किसी चीज का बाहर निकलना इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तुमने सुना होगा जर्मिनेशन ऑफ सीड, जब बीज में से ऊपर की तरफ शूट और नीचे की तरफ रूट निकलने लगते हैं, तो हमने कहा सीड जर्मिनेट हो गया। कहते हैं कि सीड अब सॉइल में लग गया, प्लांट निकलने लगा है। तो उसी समय ये वर्ड का यूज करा जाता है जर्मिनेशन, जब कोई नई चीज पैदा होने लगती है। क्लियर है बात? तो हमने क्या बना, पॉलन ग्रेन को किसने बनाया? पॉलन मदर सेल ने। कौन सी प्रोसेस से? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो बने क्या आपके पॉलन ग्रेन्स। अब इन पॉलन ग्रेन्स के बारे में हमें क्या पढ़ना था? इनकी एक लेयर होती है सबसे बाहर, स्पोरोडर्म। स्पोरोडर्म को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक्साइन, इंटाइन। आउटर एक्साइन, इनर इंटाइन। एक्साइन मिलकर बनी होती है स्पोरोपोलिन से, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसको आज तक किसी ने डिग्रेड नहीं कर पाया। दुनिया की सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। पूरे पॉलन ग्रेन के ऊपर एक जगह ऐसी है जहां पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है, और उस जगह का नाम है जर्मपोर। क्लियर है बात? सही। पॉलन ग्रेन में इसमें स्पोरोडर्म के एक्साइन और इंटाइन दोनों को मिला के स्पोरोडर्म। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं एक्साइन प्लस इंटाइन, इन दोनों को मिला के जो लेयर बनी है उसे कहते हैं स्पोरोडर्म। नहीं है समझ में? सर ये बीच में क्या है? अरे वो तो न्यूक्लियस है इसका, न्यूक्लियस। डिग्रेडेड बाय एनी एंजाइम एवर, जिसे आज तक किसी भी एंजाइम के द्वारा डिग्रेड नहीं कर पाया है। डिग्रेडेशन का मतलब तो जानते हो ना, किसी चीज को तोड़ देना, खराब कर देना। जैसे फंजाई हमारे अचार को खराब कर देते हैं, सेम उसी तरीके से डिग्रेडेशन का मतलब बता रहा था मैं। जैसे फंजाई फफूंद लग जाती है हमारे घर में अचारों में, अचार खराब हो जाता है। इसी तरीके से एंजाइम यहाँ पर भी लगकर इसे खराब कर सकते हैं, लेकिन स्पोरोपोलिन की वजह से कोई भी एंजाइम आज तक पॉलन ग्रेन को खराब नहीं कर पाया। एक और चीज कई बार पूछ सकते हैं, व्हाट आर द एप्लीकेशन और बेनिफिट्स ऑफ स्पोरोपोलिन? तो तुम्हें बताना पड़ेगा स्पोरोपोलिन के होने की वजह से आप पॉलन ग्रेन्स को करोड़ों साल तक प्रिजर्व कर सकते हो। समझ में आया? शरीर बहुत छोटा होता है। क्या छोटा साइज में बहुत ज्यादा छोटा होता है, नेकेड आइज से भी सही नहीं देखेगा। तो पॉलन ग्रेन को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्व मतलब समझते हो? बचा कर रख सकते, नहीं रख सकते, बचा कर रख सकते। क्लियर है बात? करोड़ों सालों तक। तुमने एक शब्द सुना होगा फॉसिल्स। फॉसिल्स अवशेष, जो पुराने जमाने की चीजें होती है ना, वो दबी होती है जमीनों के अंदर। तो उसी तरीके से कई लोगों ने पॉलन ग्रेन्स को ही बचा के रखा हुआ है। और पॉलन ग्रेन्स बचे इसलिए रहते हैं क्योंकि इनके ऊपर क्या है? स्पोरोपोलिन है। क्लियर है बात? स्पोरोपोलिन की मदद से इनको क्या कर सकते हैं इनके लिए एक स्टेराइल कंडीशन बनानी पड़ती है, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना पड़ता है। अरे जरूरी इसीलिए है क्योंकि कोई सपोज करो कोई प्लांट खत्म होने वाला है, इस दुनिया में से जाने वाला है, तो उसकी स्पीसीज को बचाने के लिए
हम प्लांट नहीं बचा पाए, सब पॉलन ग्रेन ही बचा लेना। क्या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो हर जगह थोड़ी ना अप्लाई करते सर जब कोई प्लांटिंग नहीं करता फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? क्या तो जब कोई प्लांटिंग नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन ही थोड़ी ना करते हैं, हम क्रॉस पॉलिनेशन भी करते हैं। अभी आगे जाओगे तो तुम ब्रीडिंग प्रोसेस सीखोगे, इनकी ब्रीडिंग भी हो जाती है। टिश्यू कल्चर सुना हुआ तुमने? तो ये ब्रीडिंग प्रोसेस ही होती है। उनके लिए हम पॉलन ग्रेन्स को, ओव्यूल्स को, इन सबको इस्तेमाल करते हैं, तब जाके हम नए नए प्लांट्स बनाने के लिए कैपेबिलिटी रखते हैं। तुमने मैथ में पढ़ाया था सीड बैंक, 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था सीड बैंक। सीड बैंक वो जगह होती है जहाँ पर बहुत सारे सीड को इकट्ठा करके रखा जाता है। इसी तरीके से पॉलन बैंक होती है जहाँ पर पॉलन ग्रेन्स को इकट्ठा करके रखा जाता है सालों साल चलाने के। क्लियर? अरे ऐसे थोड़ी ना, बॉटल्स में रखा जाता है। अरे हाँ, स्पोरोपोलेट समझ में आया? सबसे हार्डेस्ट लेयर है दुनिया में, स्पोरोडर्म नहीं है। यही गलती मत कराना। किसी ने पूछा व्हाट इज द हार्डेस्ट लेयर, तो स्पोरोडर्म मत लिखना, स्पोरोपोलेन है, स्पोरोडर्म नहीं है। स्पोरोपोलेन उसका एक पार्ट है, ठीक है। अब सर आपने बाहर की लेयर के बारे में बता दिया, अंदर की लेयर के बारे में बताओ। तो अंदर की लेयर के बारे में भी सुन लो ध्यान से। जैसे एक्साइन बनी हुई है स्पोरोपोलेन से, इंटाइन लेयर बनी हुई है सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज से तो सेल वॉल भी बनता है प्लांट का। सेल्यूलोज से कार्बोहाइड्रेट ही तो है, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। इंटाइन लेयर इज फॉर्म्ड विद सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। इसके बारे में बस इतना है, क्योंकि ये तो आसानी से डिग्रेड हो सकती हैं ये सब्सटेंस। इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। पेक्टिन भी एक सब्सटेंस होता है, बेसिकली कार्बन बेस्ड सब्सटेंस होता है, लिपिड की फैमिली से आता है। हाँ कितना स्पोरोडर्म की कितनी लेयर, कौन कौन सी? एक्साइन किससे मिलके बनी है? और इंटाइन सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं इनके बारे में, इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं पॉलन ग्रेन से और क्या बेनिफिट है तुम्हें। पॉलन ग्रेन्स के पास बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं? विटामिन्स होते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे। तो कई जो एथलीट होते हैं, रनिंग करने वाले लोग, जिम करने वाले लोग, वो पॉलन ग्रेन्स को खाते हैं। क्लियर? मार्केट में पॉलन ग्रेन्स की टैबलेट्स आती हैं, उनके सिरप आते हैं। इनको खाने से तुम लोगों की कैपेसिटी बढ़ जाती है। हम लोगों की जो नेचुरल कैपेसिटी होती है ना, वो बढ़ जाती है। जैसे अभी तुम जाओगे तो 10 डंबल उठा रहे हो तो तुम 100 डंबल उठाने लगोगे, ठीक है। अभी तुम 50 किलोमीटर दौड़ते हो एक बार में, 1000 किलोमीटर दौड़ने लगोगे तो। क्लियर? तो स्पोरोपोलेन क्या करता है? कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, आपकी जो नेचुरल काबिलियत है ना उसको बढ़ाता है। मींस इसको हम एज अ फूड सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं। सप्लीमेंट फूड मतलब समझते हो? सप्लीमेंट फूड का मतलब होता है ऐसा फूड जिसको खाने से तुम्हें न्यूट्रिएंट्स मिलें। न्यूट्रिएंट्स मींस होते हैं जरूरी तत्व। छोले भटूरे खाने से नहीं मिलते, ठीक है। मींस जैसे मम्मी कहती है ना दूध पिया कर बेटा, दूध पिएगा तो क्या ताकत आएगी। तो दूध क्या है? अब मिलावटी गलत पियोगे तो थोड़ी ना आएगी, ठीक है। तो दूध क्या है? एक सप्लीमेंट है जिससे आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, विटामिन डी मिलता है। क्लियर है बात? फिश खाना, एग खाना, शेर भी खाते हैं कुछ लोग, हाँ कुछ लोग शेर भी खाते हैं।
सेब, हाथी, क्लियर। तो ऐसा फूड जिसको खाने से आपको एनर्जी मिले, ताकत मिले, उसे फूड को हम कहते हैं सप्लीमेंट फूड। कुछ लोग प्रोटीन, एंड्यूरा मास वगैरह ये सब भी खाते हैं, जिससे उनका मास बिल्डअप होता है, उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो सेम उसी तरीके से पॉलन ग्रेन्स को खाने से बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एनर्जी मिलती है। इसीलिए पॉलन ग्रेन को हमने सप्लीमेंट फूड भी कहा। क्या कहा? सप्लीमेंट फूड। सर कौन है सर अपन खाएंगे तो हाँ, अरे ये ऐसे नहीं दिए जाती, तुम्हें डायरेक्टली नहीं दी जाती, इसको डिग्रेड किया जाता है पहले कंपनियों के द्वारा। अरे एंजाइम से नहीं होती ना, इसमें क्या लिखा है? एंजाइम से नहीं होती। हम मशीनों द्वारा तो कर सकते हो ना डिग्रेड। इसीलिए इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग के द्वारा टैबलेट्स बनाई गई हैं पॉलन ग्रेन की। ये थोड़ी ना कि उसके अंदर पॉलन ग्रेन डायरेक्टली डाल दिया होगा, उसकी टैबलेट्स बनाई, हमने सिरप बनाया उनका, उसको पीते हैं लोग, उसको खाते हैं लोग। एनसीईआरटी में डायग्राम भी बनाया है पॉलन ग्रेन्स के टैबलेट्स और सिरप का। सर महंगी आती है। हाँ, महंगी तो आती है। क्लियर? हॉर्स होते हैं, घोड़ों की रेस, घोड़ों की रेस होती है ना, घोड़ों को भी दिए जाते हैं पॉलन ग्रेन्स। घोड़े नहीं होते वो, हॉर्स रेसिंग, ठीक है, तो उनको भी पॉलन ग्रेन्स खिलाए जाते हैं, तो उससे उनकी एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, उनको भी स्ट्रेंथनिंग महसूस होती है। ऐसे जो लोग मैराथन रेस दौड़ते हैं ना, वो लोग ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं ताकि वो ज़्यादा लंबा दौड़ सके। देखा होगा मैराथन रेस के लिए बोल देते हैं कि ये टैबलेट खा लेना या रेड बुल पी लेना, तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी। अरे रेड बुल में तो ऐसे ही बोलते हैं सब, ठीक है, लेकिन इस पॉलन ग्रेन्स के अंदर होता है, ठीक है। इवन एक तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ में आया, पॉलन ग्रेन को इंटेक करने से आपकी बॉडी में एनर्जी बिल्डअप होती है, आपको एक सप्लीमेंट्स मिलते हैं, आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। सेकंड इंटरेस्टिंग थिंग ये है, सूरज नींद आ रही है बेटा, पानी पी लो। सर पानी सुना दो। पानी पियो, पानी। कहानी कहाँ से लाऊं बोलो तुम्हारे? अब सुनो, कुछ लोगों को पॉलन ग्रेन से एनर्जी भी हो जाती है। मीन्स किसी की नाक में चले गए तो ना छींक 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 आती रहेगी। ऐसे किसी को झूल से होती है, दिन भर छींकते रहेंगे, झूल के सामने चले गए। ऐसे ही कुछ लोगों को पॉलन ग्रेन से एलर्जी भी हो जाती है। याद रखना, ज़्यादातर जो पॉलन ग्रेन्स एलर्जी पैदा करते हैं वो पार्थेनियम नाम के प्लांट से होते हैं। इस प्लांट को देखा होगा तुमने अपने आसपास घर के, पार्थेनियम, वो देखा है आसपास प्लांट लगते हैं, उसमें गोभी जैसा वो रहता है, छोटा सा लगता है, गोभी का पेड़ है, नहीं देखा? जंगली पेड़ यहाँ आसपास लगते हैं, बेर के पेड़ के आसपास लगे रहते हैं, रास्ते में जाओगे तो मिलेगा। हाँ, हरे रंग का होता है, इतना छोटा छोटा होता है, ऊपर ऐसे गोभी ऐसे वो निकले रहते हैं, नहीं देखे? उसे कहते हैं पार्थेनियम ग्रास, पार्थेनियम ग्रास के नाम से। तो इसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, इसके पॉलन ग्रेन्स हवा में मिलकर हमारी नाक में घुस जाते हैं और फिर खलबली मचा देते हैं, ठीक है। इससे फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा छींक आती है, तुम परेशान हो जाते हो। तो पॉलन ग्रेन्स ना केवल अच्छे काम में यूज होते हैं, इनके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं, इनसे कुछ परेशानियां भी होती हैं, और उनमें से एक परेशानी का नाम है एलर्जिक रिस्पॉन्स। क्या नाम है? क्लियर है? तो जब ये तुम्हारे कांटेक्ट में आते हैं, तुम्हारी नाक के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, तुम्हें एक एलर्जिक रिस्पॉन्स देते हैं। तुम्हारी जो बॉडी है वो अंदर से कहती है कि इसको निकालो बाहर, तो वो कंटिन्यूसली छींकती रहती है जब तक वो पॉलन ग्रेन बॉडी से बाहर नहीं निकलता। क्लियर है बात? पॉलन ग्रेन के बारे में समझ लो सारी चीज़ें, कि इनके न्यूट्रिएंट्स भी हैं, इफेक्ट सप्लीमेंट की तरह भी यूज़ करते हैं, इनसे एलर्जी भी हो जाती है। थर्ड थिंग है, इनको प्रिजर्व भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अब एक वर्ड आएगा, उसका नाम मतलब याद रखना हमेशा, क्रायो प्रिजर्वेशन। पॉलन ग्रेन के प्रिजर्वेशन को कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्लियर है बात?
प्रिजर्व करके मतलब होता है रखना, किसी चीज को बचा कर रख लेना, ठीक है। और बचाना भी इस तरीके से है कि कहीं ये खराब ना हो जाए। जैसे जब मम्मी ने कहा कि ये लो बेटा आज कचौड़ी बनी है, उन्होंने कहा मम्मी आज नहीं खाऊंगी कल खाऊंगी, उन्होंने रख दिया के अपनी किचन में छुपा कर कटोरी के अंदर। 10 दिन बाद आके देखती हो कि वो तो सड़ गई, अब कैसे खाऊंगा? वही अगर तुम फ्रिज में रख देते तो शायद बचेगी नहीं अच्छे। तो ऐसा भी कैसे बचाना कि वो खराब ही हो जाए। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है इस तरीके से बचाना कि वो खराब ना हो। क्लियर है बात? याद रखना इसका मतलब। तुम हर चीज को प्रिजर्व कर सकते हो, लेकिन प्रिजर्व का मतलब होता है ऐसे बचाओ कि वो खराब ना हो चीज। यही समझ। तो मम्मी ने कोल्ड ड्रिंक दी, तुमने लेके गेहूं के बोरे में छुपा दी, और 1 साल बाद आके देखते हो हैं, तो वो कोई प्रिजर्वेशन नहीं है, वो तो बस छुपाना है, प्रिजर्वेशन नहीं। प्रिजर्वेशन का मतलब है इस तरीके से बचाना कि वो खराब ना हो। तो इसीलिए पोलन ग्रेन्स को बचाने के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होती है। पोलन ग्रेन्स के लिए हमें चाहिए होता है -196 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर, -196 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? बहुत ज्यादा तुमने वो देखी ना फ्रॉस्टर होम्स? अरे फ्रिज में देखे, अरे टीवी में देखे होंगे, जहाँ पर वो सब्जियों को रख देते हैं, ऑफ सीजन वाली सब्जियों को, पूरे में वो कोल्ड ही कोल्ड रहता है, देखा धुआं से उड़ता रहता है। ऐसा देखा है। हाँ, तो वो जो फार्म हाउस में होते हैं वो चीजें, चारों तरफ से ठंडी ठंड रहता है। तो -196 डिग्री सेल्सियस में चाहिए होता है टेम्परेचर, और प्रेजेंस चाहिए होती है नाइट्रोजन, और प्रेजेंस चाहिए होती है हमें नाइट्रोजन। इस कंडीशन में हम पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करके रखते हैं। याद रखना प्रिजर्व वर्ड का ही इस्तेमाल करना है, प्रोटेक्टेड वर्ड का इस्तेमाल मत करना। तुम उसे रक्षा नहीं कर रहे हो उसकी, तुम उसे बचा रहे हो। यहाँ पे अंतर है, प्रिजर्व करने में और प्रोटेक्शन देने में अंतर है, ठीक है। बचाना अलग चीज है, मैंने बताया ना अभी, किसी चीज को छुपा के रख लेना एक अलग बात है, तब भी जो तुम बचा ही रहे हो, तो बचाते समय तुम ये थोड़ी ना देख रहे हो कि उसकी कंडीशंस खराब हो रही है या सही है। लेकिन प्रिजर्व करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि उसकी जो कंडीशंस है वो खराब ना हो, और उन कंडीशंस को कहा जाता है वायबिलिटी। क्या कहते हैं? वायबिलिटी का मतलब होता है वो टाइम पीरियड जब तक पोलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन कर सकता है, द टाइम up to which pollen grain can able to fertilize। अगर pollen grain की वायबिलिटी खत्म हो गई तो pollen grain कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। क्लियर है? मींस क्रायो प्रिजर्वेशन जब हम pollen grains का करते हैं तो हमें क्या चीज याद रखनी है कि उसकी वायबिलिटी खत्म ना हो पाए। तुम लोग दवाइयों को अपने फर्स्ट एड में रखते हो तो उस दवाई को तब तक ही तो रखते हो जब तक एक्सपायरी डेट नहीं आ जाती उसकी। अगर एक्सपायरी डेट के बाद भी रखे हुए हो तो कोई मतलब है उस दवाई का? क्योंकि एक्सपायरी डेट की अगर दवाई तुम यूज भी करोगे तो तुम्हें कोई बेनिफिट देगी। ऐसे ही वायबिलिटी, अगर पोलन ग्रेन की वायबिलिटी ही खत्म हो गई तो तुम चाहे कितना भी उसे प्रिजर्व करके रख लेना, कोई फायदा नहीं है। कोल्ड ड्रिंक को 2-4 दिन 5 दिन अगर तुमने खोल के रख लिया तो उसकी सारी गैस निकल जाएगी, फिर वो सिर्फ शक्कर का पानी रह जाएगा। किया है कभी कभी? घर पे अगर तुम कोल्ड ड्रिंक बचा के रखो और 4-5 दिन बाद पीना तो उसमें कोई भी हार्डनेस नहीं रहती, सिर्फ ऐसा लगता है शक्कर का पानी है। तुमने एक बार ढक्कन खोला ना तो उसकी सारी, यही तो हेनरी लॉ बताता है। हेनरी लॉ क्या होता है? कैप का काम क्या है? प्रेशर बना के रखना। तुमने एक बार प्रेशर रिमूव किया, सारी सॉल्युबिलिटी खत्म, फिर तुम इतना सील पैक कर ही नहीं सकते अपने आप से। तो वो धीरे धीरे करके सारे CO2 उड़ जाते हैं 1 दिन में 2 दिन में, फिर उसके अंदर कोई CO2 नहीं बचता। फिर तुम जब ड्रिंक करते हो तो सिर्फ शक्कर का पानी।
2 दिन बाद अगर तुम कोल्ड ड्रिंक को पियोगे ना तो तुम पानी की तरह ही पी जाओगे, लेकिन जिस दिन लाए थे ना उस दिन नहीं पी पाओगे, क्योंकि उसके अंदर CO2 प्रेजेंट था। तो CO2 को प्रेजेंट जो उसमें बैठा है ना उसको प्रिजर्व करना इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन, उसको बचाना इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन। नहीं आया समझ? बताओ मुझे। तो क्रायो प्रिजर्वेशन इज दैट प्रोसेस फॉर द प्रिजर्विंग पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स को बचाना और उनकी वायबिलिटी को रोकना, उसको खत्म ना होने देना। अगर वायबिलिटी खत्म हो गई, पेप्सी में से CO2 उड़ गया तो पेप्सी किसी मतलब की नहीं, और पॉलन ग्रेन में से वायबिलिटी चली गई तो पॉलन ग्रेन किसी मतलब नहीं। तो वायबिलिटी का मतलब क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन टू डू फर्टिलाइजेशन। पॉलन ग्रेन फर्टिलाइज कर पा रहा है, इसी एबिलिटी को कहते हैं वायबिलिटी। क्लियर है बात? हर प्लांट में अलग अलग होती है, किसी में 2 महीने के लिए होती है वायबिलिटी, किसी में 5 मिनट के लिए होती है, किसी में 1 घंटे के लिए होती है। प्लांट टू प्लांट वेरी करती है, चेंज होती है। क्लियर है पॉलन ग्रेन्स के बारे में सारी नॉलेज? बताओ मुझे। वायबिलिटी पे क्वेश्चन आया है, इसीलिए बोल रहा हूँ वायबिलिटी का मतलब समझिए। वायबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन टू फर्टिलाइज। फर्टिलाइज करने की एबिलिटी को कहते हैं हम वायबिलिटी। पॉलन ग्रेन जो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं उस एबिलिटी को कहते हैं हम वायबिलिटी। कोई दिक्कत? अंकित समझ में आया? अर्पित क्लियर है सारी चीजें? लिखो आप। इन टाइम तक तो लिख ही लिए थे ना, एग्जाम और इन टाइम तक। यस तो लिख लो, लिखो लिखो। मैच्योर पॉलन ग्रेन कंसिस्ट ऑफ, लिख लो। पॉइंट तो वही चल रहा है ना, मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट के अंदर ही लिखो। मैच्योर पॉलन ग्रेन कंसिस्ट ऑफ an outer covering layer sporoderm, mature pollen grain consists of an outer covering layer called sporoderm, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, sporoderm is differentiated into, प्राची किसमें डिफरेंशिएट है? स्पोरोडर्म किस पे डिफरेंशिएटेड है? स्पोरोडर्म is differentiated into outer hard layer। क्या है outer hard layer? Enzyme। Differentiated into outer hard layer enzyme and inner intine INTIN। अब हेडिंग बनाओ एग्जाइम। एग्जाइम हेडिंग बनाओ। कल के लास्ट टाइम के नोट्स लिखे थे? यस जरा इस चैप्टर में कुछ तो प्रिंटेड सर इनके बारे में लिखने से भी बेटा आंसर रहता है, घर पे तुम्हें याद नहीं करना होता। इसको लैंग्वेज में नहीं लिखा था। लैंग्वेज के नोट्स में से लिखना, इन टाइम में लिखना। अच्छा एग्जाम में लिखना, इट इज मेड अप ऑफ
It is made up of one of the most. It is made up of one of the most resistant. Resistant का मतलब रोकना. Which is one of the most resistant organic material. One of the most resistant organic material. क्या नाम है? क्या नाम है इसका? स्पोरोपोलेन. कॉमन आगे लिखना. That enable pollen grain, जिसकी वजह से pollen grain enables, ENABLES, enables. Enables मतलब जिसकी काबिलियत से. That enables that pollen grain to resist high temperature. अगर pollen grain के सामने हाई टेम्परेचर भी आ जाए तो pollen grain को फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों नहीं पड़ेगा? That enables pollen grain to resist high temperature. तो हाई टेम्परेचर से फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? स्पोरोपोलेन की लेयर इस वजह से. And action of strong acid and alkali. अगर कहीं से कुछ एसिडिक मटेरियल भी आ जाता है, जैसे प्लांट उगाते समय कुछ लोग उस पर इंसेक्टिसाइड छिड़कते हैं ना, हाँ फर्टिलाइजर्स वगैरह. तो फर्टिलाइजर्स एसिडिक नेचर के होते हैं ना. कुछ फर्टिलाइजर्स एसिडिक नेचर के होंगे, कुछ फर्टिलाइजर बेसिक नेचर के होते हैं. तो अगर उनके कुछ छींटे या कुछ उनके ड्रॉपलेट्स पॉलन ग्रेन को अगर टच कर जाए तो भी पॉलन ग्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्लियर है? एंड एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली. नोट पॉइंट में ये तो लिख लिया है. नो एंजाइम, कोई भी एंजाइम ने अभी तक इसे डिग्रेड नहीं कर पाया. फिर से लिखवा दूं क्या? लिख लो नोट में. नो एंजाइम इज येट. सर लिख के लिया है. ठीक है. नो एंजाइम इज येट YET yet is yet known to degrade sporopollenin. आज तक ऐसा कोई एंजाइम नहीं मिला है जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सके. ठीक है? ड्यू टू विच इतनी हार्ड लेयर होने की वजह से, ड्यू टू विच pollen grains are preserved as, उनको हम बचा कर रख सकते हैं एज अ fossil. pollen grains are preserved as fossils. clear man? preserved as fossils. fossils के फॉर्म में हम उन्हें बचा सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट लिखना है नोट पॉइंट में. ना सेकेंड पॉइंट लिखो. द रीजन ऑन एक्साइन. रीजन REGION, रीजन मतलब वो जगह. द रीजन ऑन एक्साइन, एक्साइन के ऊपर वो जगह where sporopollenin is absent. The region on exine where sporopollenin is absent.
क्या कहते हैं उस जगह को? आर कॉल्ड जर्म पोर्स। जर्म पोर्स वो जगह होती है जहां पर स्पोरोपोलिन, तो एक पॉलन ग्रेन में एक से ज्यादा जर्म पोर भी हो सकते हैं। क्लियर? जरूरी नहीं है कि एक ही जर्म पोर हो, एक से ज्यादा जर्म पोर्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट लिखो, इसी में कॉमा लगा के लिखना है इसी पॉइंट में। These germ pores help in इस जर्म पोर से क्या हेल्प होती है? These germ pores help in formation of pollen tube। यहाँ से pollen tube निकलता है, formation of pollen tube। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। तो तुम्हें पॉलिनेशन तो पता है? क्या होता है पॉलिनेशन? स्टिग्मा। तो पॉलन ग्रेन तो जो होता है ना वो सिर्फ स्टिग्मा तक ही आता है, स्टिग्मा से नीचे उसे नहीं भेजा जाता। ठीक है? स्टिग्मा से नीचे आने के लिए यहाँ से पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब निकलता है यहाँ से। मैं यहाँ पे छोटा दिखा रहा हूँ। तो इस जर्म पोर से एक पॉलन ट्यूब निकलता है और वो पॉलन ट्यूब घूमते हुए ओव्यूल के अंदर एंट्री लेता है, और जैसे ही वो ओव्यूल के अंदर एंट्री लेता है अपना न्यूक्लियस रिलीज कर देता है। क्या रिलीज कर देता है? और ये न्यूक्लियस ओव्यूल के न्यूक्लियस के साथ मिलकर Na2N बना दिया, और 2N क्या होता है? ज़ाइगोट बन जाता है। ठीक है? तो पॉलन ट्यूब को निकालना बहुत जरूरी है। और पॉलन ट्यूब कहां से निकलता है? क्लियर है बात? आई बात समझ में? तो याद रखना, कभी भी अगर तुमसे फ्लावरिंग प्लांट्स में पूछ रहा है वो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और तुमने बोल दिया फ्यूजन ऑफ पॉलन ग्रेन एंड ओव्यूल, पॉलन ग्रेन कभी भी फ्यूज नहीं करता है, इस चीज को याद रखना। पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे अटक जाता है, वो नीचे भेजता है ट्यूब जो पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस लेके जा रहा होता है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत आपका? नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन के न्यूक्लियस के बारे में। पॉलन ग्रेन के न्यूक्लियस के बारे में, इसके सेल स्ट्रक्चर के बारे में। अब देखो, पॉलन ग्रेन स्टार्टिंग में तो सिंगल सेल होता है। कैसा होता है? सिंगल है। लेकिन जैसे जैसे ये डेवलप होने लगता है ना, ये हो जाता है 2 सेल स्ट्रक्चर। कैसा हो जाता है? 2 सेल स्ट्रक्चर बन जाता है। मींस इसका एक सिंगल न्यूक्लियस ये डिवाइड हो जाता है टू न्यूक्लियस सेल स्ट्रक्चर्स। मींस ये अपने आप में माइटोसिस कर लेता है। वन सेल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट सेल या 2 डॉटर सेल। एक सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। तो कई बार इसके नाम भी पूछे गए कि पॉलन ग्रेन के अंदर जो सेल होता है डिवाइड होने के बाद कौन से नए नए सेल बनाता है। तो एक सेल का नाम होता है वेजिटेटिव सेल। क्या नाम होता है? वेजिटेटिव सेल। और दूसरे सेल का नाम होता है जनरेटिव सेल। क्या नाम होता है? जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल साइज में बड़ा होता है, दिख भी रहा होगा क्या मैं अब तो दिख रहा है? वेजिटेटिव सेल साइज में बड़ा होता है, लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज। और जनरेटिव सेल स्मॉल इन साइज होता है, छोटा होता है साइज। क्लियर है बात? तो जब वो पॉलन ट्यूब नीचे जाता है ना,
तो पोलन ट्यूब के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो जनरेटिव सेल का ही होता है। किसका होता है? जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का काम है कि जब तक फ्यूजन नहीं हो पा रहा है तब तक इस न्यूक्लियस को खाना देना, क्योंकि कब की मारे कब पहुंचेगा न्यूक्लियस, तब तक इसको जिंदा रहना है ना। नहीं है समझ? ध्यान से तुम सर किसी ये डिवाइड क्यों करता है? यही तो बता रहा हूँ, यही तो बता रहा हूँ। ध्यान से हमने पोलन ग्रेन को रिलीज किया, तो पोलन ग्रेन रिलीज करने से पहले अपने खाने पीने की व्यवस्था रख लेता है, क्योंकि उसे पता है सफर बहुत लंबा है, न जाने मैं कब सफर मंजिल पे पहुंचूं। क्योंकि एक बार में कई पोलन ग्रेन निकलते हैं ना, किसी को नहीं पता कौन कब पहुंचने वाला है कि नहीं? तो इसीलिए उनको अंदर से ही खाने की जरूरत होती है ना, उनको जिंदा रहना है तो कुछ ना कुछ फूड इनटेक करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो सिंगल सेल होती है ना, वो अपने आप को डिवाइड कर लेती है 2 सेल, इसमें डिवाइड कर लेती है, जिसमें से वेजिटेटिव सेल का काम होता है न्यूट्रिशन देना। इसको हम फूड रिजर्व भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? फूड रिजर्व। पोलन ग्रेन को अंदर से खाना यहीं से मिलता है, वेजिटेटिव सेल से। क्लियर है बात? तो याद रखना, पोलन ग्रेन जब एंथर से बाहर निकलता है तो 60% केस में वो 2 सेल स्टेज में बाहर निकलता है। किस स्टेज में बाहर निकलता है? जिसमें से एक सेल का काम है फ्यूजन करना, जे जाके फ्यूज करेगा जनरेटिव सेल, और दूसरे सेल का काम है इसको जिंदा रखने के लिए न्यूट्रिशन देना। क्लियर है? अब बचे 40% सेल। 40% बचा ना। फ्लावरिंग प्लांट्स में 60% फ्लावरिंग प्लांट्स 2 सेल स्टेज में निकलते हैं पोलन ग्रेन्स, और बचे हुए 40% दिख रहा है? बचे हुए 40% 3 सेल स्टेज में निकलते हैं। किसमें निकलते हैं? मतलब कि ये जो जनरेटिव सेल होता है ना, ये अपने आप को दो फिर से एक और बार डिवाइड कर देता है। ऐसा पहले जो मेन न्यूक्लियस था उसने अपने आप को डिवाइड किया, तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल बना। अब जनरेटिव सेल ने अपने आप को एक और बार डिवाइड कर लिया माइटोसिस की मदद से, तो 2 डॉटर सेल और बन गई। तो यहाँ पर टोटल कितनी सेल हो गई? तो तुमने नॉर्मली एक वर्ड सुना था सिंगेमी, सुना था? सिंगेमी का मतलब होता है 2 न्यूक्लियस का फर्टिलाइजेशन। इस चीज को और समझ। सिंगेमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियस। जब ये वाला पोलन ग्रेन फ्यूजन के लिए जाता है ना, तो होता है ट्राइगेमी, 3 न्यूक्लियस का फर्टिलाइजेशन। क्लियर है बात? नहीं है समझ? सिंगेमी कब होगा? जब ये वाला न्यूक्लियस और फीमेल के ओव्यूल का न्यूक्लियस फर्टिलाइज करेंगे, क्योंकि हमें तो जनरली यही पढ़ाया गया है ना, दो न्यूक्लियस आपस में फर्टिलाइज कर रहे हैं। ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा, जब आप आगे फ्यूचर में बॉटनी में आगे परस्यू करेंगे ना, तब आपको इस 40% बेस के बारे में पढ़ाया जाएगा। इस सिलेबस में नहीं इतना उसमें बता रहा हूँ कि ऐसी कंडीशन पैदा होती है। जनरेटिव सेल भी अपने आप को डिवाइड करके 3 सेल पोलन ग्रेन बना देता है। तो पोलन ग्रेन की तुम अगर पूछा जाए पोलन ग्रेन में कितने सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो बताना पड़ेगा 60% तो 2 सेल स्ट्रक्चर होता है और 40% क्लियर है बात? यही वो टाइम होता है जब पोलन ग्रेन डेहिसेंस करते हैं। डेहिसेंस का मतलब नरिशमेंट नहीं, फूटना। तो पोलन ग्रेन 2 ही कंडीशन में फूट के बाहर आते हैं, या तो वो 2 सेल स्ट्रक्चर बन चुके हो या वो 3 सेल स्ट्रक्चर में बन चुके हो। इन दोनों ही कंडीशन में वो एंथर से बाहर निकलते हैं। जब तक 2 सेल या 3 सेल नहीं बनेंगे तब तक वो बाहर क्यों नहीं आते बाहर?
क्योंकि उनके पास फूड की व्यवस्था नहीं थी। क्योंकि एक बार उन्होंने एंथर को छोड़ा तो टेपेटम लेयर तो रहेगी नहीं अब खाना देने के लिए। जब तक ये लोग एंथर के अंदर हैं तब तक टेपेटम से खाना खा रहे हैं। एक बार टेपेटम से छूटे तो खुद के पास भी तो कुछ होना चाहिए ना, इसीलिए ये 2 सेल स्ट्रक्चर बनने का और 3 सेल स्ट्रक्चर बनने का इंतजार करते हैं। ये है बात, ताकि जब टेपेटम से जाएं छूटकर तो भी इनका खाने पीने की व्यवस्था होती है। नहीं है समझ? नहीं आया क्या? तुम अपने घर से छोड़ के जाते हो तो कुछ पैसे लेके जाते हो ना, खाली हाथ तो बिना निकल जाते हो, क्योंकि तुम्हें पता है घर पे है तो खाना मिल जाए, घर से बाहर जाके तो खरीदना पड़े, है कि नहीं? और पैसे नहीं होंगे तो तुम क्या खा पाओगे? सेम उसी तरीके से अगर ये जेनरेटिव वेजिटेटिव सेल नहीं होती तो क्या पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन मिलता? हाँ के ना? तो ये सेल स्टेज आना और ये सेल स्टेज आना कंपलसरी है कि नहीं है? है कि नहीं? तो याद रखना, कोई अगर पूछता है कि पॉलन ग्रेन कब डेhiscence होते हैं तो बच्चे बोलेंगे मैच्योर होने के बाद। तुम क्या बोलोगे? या 2 सेल स्ट्रक्चर में स्टेज में हो या 3 सेल स्टेज। यही इनकी मैच्योरिटी को डिफाइन करता है। क्लियर है? कोई भी पॉलन ग्रेन कब मैच्योर कहलाएगा? जब उसके अंदर 2 सेल स्टेज आ जाए या फिर इसी को इसकी मैच्योरिटी है। क्या तुम तैयार हो जंग पे जाने के लिए? बताओ, किसी को डाउट है तो? निष्ठा बताओ, मुझे एक्सप्लेन कर देना ये वेजिटेटिव सेल बताना। नहीं पता? हाँ, जेनरेटिव सेल होता है। आगे ठीक है, लिखो अभी। हाँ, अब नहीं क्या? अब नहीं पढ़ो, हेडिंग बनाओ। नेक्स्ट पार्ट लिखो, अ मैच्योर पॉलन ग्रेन। हाँ, ये तो बाद में बनाना, पहले लिख लो पहले। नोट्स हम बनाते हैं। नोट्स तो बनाते नहीं। सर मैं प्रिंट करवा दूंगी। लिखो। क्या बताना? अब मैच्योर पॉलन ग्रेन कंटेन्स, थोड़ा सा लिख लो, ज़्यादा बना बाद में लेना है, तो बुक में ही बना है। लिखो जल्दी लिखो ना। A mature pollen grain contains One more.